आदर सहित यथा योग्य सम्मान एवं अभिवादन भी हमारे द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। बहुत ही जल्द हमारे द्वारा पूर्ण बेसिक से लेकर फलादेश तक की कक्षा आयोजित की जाने वाली है। यदि आप उस कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में शामिल हो सकते हैं। साथ ही यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और आइए चलते हैं, अब आज की विषय वस्तु शुरू करते हैं। कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा में जैसा कि आप लोग व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, लिखा गया है कि अनफा सुनफा दुर्धरा एवं केंद्रुम योग। कहने का मतलब है कि कुंडली में प्रमुख रूप से जितने भी योग बनते हैं, अधिकांशतः योग चंद्रमा के संयोग से ही बनते हैं। किसी भी योग के प्रभावी होने में चंद्रमा एवं सूर्य का महत्वपूर्ण स्थान होता है। आज की जो कक्षा में अनफा सुनफा दुर्धरा योग की जो चर्चा हो रही है, यह कुंडली के प्रमुख योगों में से एक योग होता है। इन योगों को बड़े विस्तार से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले यह जो योग है, अनफा सुनफा या दुर्धरा योग, इस योग में सूर्य को नहीं लिया जाता। इस योग में सूर्य को नहीं लिया जाता। जातक शास्त्रों में राहु एवं केतु को पूर्ण ग्रह नहीं माना गया है, इसलिए इन्हें भी नहीं लिया जाता। शेष जो ग्रह बचे, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र या शनि, ये जो 5 ग्रह है, इन्हीं में से, यानी कि जिन ग्रहों से पंच महापुरुष योग का निर्माण होता है, उन्हीं ग्रहों के द्वारा यह अनफा सुनफा या दुर्धरा योग का निर्माण होता है। अनफा योग में ऐसा जातक शास्त्रों में बतलाया गया है कि चंद्रमा कुंडली में कहीं भी हो, चंद्रमा कुंडली में कहीं भी हो, अगर मान लिया जाए कि तीसरे भाव में चंद्रमा है, तो चंद्रमा से 12वें कोई भी ग्रह, यानी कि मंगल देव हो, बुध देव हो, गुरु देव हो, शुक्र देव हो या शनि देव हो, इन पांचों में से कोई भी एक ग्रह है, स्थिति है, तो यह अनफा योग का निर्माण होता है। यानी कि चंद्रमा से 12वें, चंद्र से 12वें मंगल, बुध, गुरु, शुक्र या शनि में कोई ग्रह हो तो अनफा योग का निर्माण होता है। अलग अलग ग्रहों के फल अलग अलग होते हैं। हम सबों को इस अलग अलग फलों की भी चर्चा करनी चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए। तो पहले हम लोग यह समझ लेते हैं कि अनफा सुनफा दुर्धरा योग बनते कैसे हैं। तो अनफा योग के बारे में हम लोगों ने जान लिया। सुनफा योग जो होता है, यह भी बहुत उत्तम योग है। तो चंद्रमा से दूसरे भाव में, कुंडली में चंद्रमा कहीं भी हो और चंद्रमा से दूसरे भाव में यही ग्रह हो, इन्हीं में से कोई एक ग्रह हो या दो भी हो सकते हैं। इन्हीं में से कोई एक ग्रह हो या दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। तो कौन सा योग हुआ? तो सुनफा योग हुआ, यानी कि मंगल, बुध, गुरु, शुक्र या शनि, इनमें से कोई एक या एक से अधिक ग्रह, तो यह सुनफा होता है। अनफा योग जहां लागू होता है, वहां चंद्रमा से दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं होने चाहिए। जहां सुनफा योग लागू हो रहा है, वहां पे चंद्रमा से 12वें कोई ग्रह नहीं होनी चाहिए। यदि कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में हो और इन्हीं पांचों ग्रहों में से कोई भी ग्रह चंद्रमा से 12वें भी हो और चंद्रमा से दूसरे भी हो, यानी कि चंद्रमा के दोनों ही तरफ इन्हीं पांचों ग्रहों में से कोई भी ग्रह हो, इन्हीं पांचों ग्रहों में से कोई भी ग्रह, चाहे एक एक हो चाहे एक से अधिक हो, दोनों ही तरफ हो, तो दुर्धरा योग होता है।
केंद्रों में योग। जब चंद्रमा के किस दोनों तरफ में कहीं भी कोई ग्रह ना हो तो यह केंद्रों में योग कहा जाता है। हम लोगों ने यह सीखा कि चंद्रमा से 12वें स्थान में, यानी कि चंद्रमा से पिछले भाव में यदि मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि इनमें से कोई भी एक या एक से अधिक ग्रह हो तो अनफा योग का निर्माण होता है। इसके फल अलग हैं। अब कौन कौन ग्रह हैं, मंगल है कि बुध है कि गुरु है कि शुक्र है कि शनि है, अलग अलग ग्रहों के भी फल अलग अलग हैं। हम सबों को याद नहीं करना, हम सबों को सिर्फ समझना है कि किस ग्रह का गुणधर्म क्या है तो हमारे जीवन पर, चंद्रमा से 12वें ग्रह है तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव। गुरुजी दुर्धरा योग को एक बार और क्लियर किया जाए, एक बार और डिफिनेशन हाँ ठीक है, हम पुनः उसी विषय वस्तु पर आ रहे हैं। सुनफा योग चंद्रमा से दूसरे भाव में यदि मंगल, बुध, गुरु, शुक्र या शनि इनमें से कोई भी एक या एक से अधिक ग्रह होता है तो सुनफा योग का निर्माण होता है। अलग अलग ग्रहों के प्रभाव से अलग अलग प्रकार के सुनफा योग का निर्माण होता है। रखने की बात नहीं है, केवल हम लोग ग्रहों के गुण धर्म के आलोक एवं फल को आराम से समझ लेंगे तो हमें याद रह जाएगा, याद हो जाएगा। दुर्धरा योग के लिए चंद्रमा के दोनों ओर, यानी कि चंद्रमा से 12वें भी एवं चंद्रमा से दूसरे भी, यानी कि चंद्रमा से 12वें एवं चंद्रमा से दूसरे दोनों ही भावों में चंद्रमा के दोनों ही तरफ ग्रह हो। और कौन कौन से ग्रह हो, तो मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, इन पांचों में से कोई ग्रह हो तो दुर्धरा योग का निर्माण होता है। और चंद्रमा के दोनों ही तरफ, यानी कि 12वें और दूसरे दोनों ही भाव में कोई ग्रह ना हो तो केंद्रों में योग का निर्माण होता है। तो केंद्रों में योग का निर्माण होता है। अब हम लोगों ने चारों योग के बारे में तो पढ़ लिया। हाँ, आनंद जी का प्रश्न था कि दुर्धरा योग के बारे में, तो क्या आपको स्पष्ट हो गया दुर्धरा योग? जी गुरु जी स्पष्ट हो गया। चलिए, अब हम लोग इसके फल को समझते हैं कि अनफा योग क्या होता है। तो शोभनम शीलम, 12वां भाव में अगर कोई भी ग्रह है, अनफा योग का यदि निर्माण हो रहा है। हाँ हेलो, हाँ 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 बोला ना। अच्छा ठीक बा, ठीक बा, ठीक बा, ठीक बा। तो 12वें भाव में अगर कोई ग्रह होता है तो सामान्यतः ऐसा जातक में देखा जाता है कि व्यक्ति हर प्रकार से सुखी होता है, सामर्थ्यवान होता है एवं यशस्वी होता है। 12वां भाव व्यय का है, खर्चे का है। जब हम खर्च करते हैं तो हमारा जीवन सुखमय होता ही है, मन को शांति मिलती ही है। और जब हम खर्च करते हैं तो प्रभाव भी बढ़ता है, यानी कि मन को खर्चे के प्रति प्रेरित करता है। अब यहाँ पर जो जातक शास्त्रों में हर प्रकार के सुख बतलाए गए हैं, तो मंगल, बुध, गुरु, शुक्र एवं शनि यही प्रमुख ग्रह हैं। सूर्य एवं चंद्रमा तो राजा है, सूर्य एवं चंद्रमा राजा है। चंद्रमा स्त्री ग्रह है, इसलिए इन्हें रानी की उपाधि दे दी गई है, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। सूर्य पुरुष ग्रह है, इसलिए राजा की उपाधि है। ये जो शेष ग्रह हैं, यही कार्यों का दायित्व तो अधिकांशतः इन्हीं लोगों के पास में है। अगर चंद्रमा से
अनफा के बारे में हम लोगों ने जाना समझा कि यदि अनफा योग बन रहा है चंद्रमा से 12वें भाव में है तो व्यक्ति सभी सुखों से युक्त, और पैसे होते हैं तभी तो व्यक्ति खर्च भी करता है, सामर्थ्यवान बनाते हैं, यशस्वी बनाते हैं। वहीं चंद्रमा से दूसरा भाव क्या है? दूसरा भाव धन का है, दूसरा भाव विद्या का है। तो ग्रहगण अपने गुण धर्मों के आलोक में उस प्रकार का बुद्धि देते हैं। मंगल है तो उत्साही बुद्धि होगा, बुध है ठीक है, गुरु है, शुक्र है, शनि है, अपने अपने गुण धर्मों के अनुसार बुद्धि भी देते हैं। चंद्रमा से दूसरा भाव हो गया, दूसरा भाव धन का होता है तो बुद्धि धन मिलती है। तो जब बुद्धि एवं धन हो जाता है तो व्यक्ति की कीर्ति भी बढ़ती है और ऐश्वर्य भी बढ़ता है। तो यह तो हुआ सुनफा योग का फल। अब दुरुधरा का मतलब यह हुआ कि इनके दोनों ही तरफ है, यानी कि दोनों ही यह योग लग रहा है, अनफा भी लग रहा है, सुनफा भी लग रहा है। तो अनफा में हुआ कि सुख सामर्थ्यवान भी हुआ, दूसरा सुनफा में हुआ कि व्यक्ति बुद्धिमान कृतिवान भी होगा, तो ऐश्वर्य भी होगी। तो दोनों ही तरफ लग रहा है, तो हर प्रकार के सुख, हर प्रकार से अच्छा ही फल मिलता है। पुस्तकों में तो ऐसा बतलाया गया है कि बहुत नौकरों से युक्त, बहुत कुटुंबियों से युक्त, दूसरा भाव कुटुंब का है, तो बहुत कुटुंबियों से युक्त, हर प्रकार के सुखों से युक्त रहने वाला। अब बताते हैं केंद्र योग के बारे में। केंद्र योग क्या है? चंद्रमा क्या है? चंद्रमा का प्रमुख कारकत्व क्या है? आप लोगों में से कोई व्यक्ति जानता हो तो व्यक्ति बतलाए, चंद्रमा का मुख्य कारकत्व क्या है? तो चंद्रमा का मुख्य कारकत्व मन का है। चंद्रमा प्रमुख रूप से मन है, और चंद्रमा के 12वां भाव चंद्रमा का दूसरा भाव। हम सबों ने यह भी पढ़ा है जातक शास्त्रों में कि दूसरा भाव एवं 12वां भाव हमारे आंखों का प्रतिनिधित्व करता है। मन को दिखलाने वाला भाव कौन है? तो मन से 12वां, एक आंखवा हो गया, मन से दूसरा भाव दाहिने आंख हो गया मन का, 12वां भाव मन का बाएं आंख हो गया। तो वह देखेगा किसके सहारे? यदि वहां पे कोई ग्रह ही नहीं है तो किसी ग्रह के सहारे देखेगा ही नहीं। तो मन हमेशा बेचैन रहता है, अच्छा नहीं होता यह। तो केंद्रुम योग को अच्छा योग नहीं कहा गया है। इसे पुस्तकों में ऐसा बतलाया गया है कि सामान्यतः दुखी दरिद्र, ऐसी स्थिति बताई गई है। यानी कि सामान्यतः यह अच्छा योग नहीं होता है। जब भी दशाएं वगैरह चलती है तो सामान्यतः कष्ट ही होता है। और ऐसा देखा गया है कि जिसके कुंडली में केंद्रुम योग होता है, जिसके कुंडली में केंद्रुम योग होता है, जीवन में कभी न कभी कुछ ऐसा व्यक्ति काम कर लेता है जिसकी जिसके बारे में कभी कभी याद करके, अक्सर याद जब आता है तो अफसोस ही व्यक्ति को होता है। ऐसी स्थितियां देखने को मिलती है। अब हम लोग चलते हैं कि यही अनफा योग जो हम लोगों ने पढ़ा, यदि अलग अलग ग्रह हो तो क्या होगा? यदि अनफा योग मंगल के द्वारा बन रहा हो, शायद हमारी आवाज को आप लोग नहीं सुन पा रहे हैं। सुन पा रहे हैं गुरु। चलिए, यदि अनफा योग मंगल के द्वारा बन रहा हो तो उसके अलग फल होंगे, बुध के द्वारा बन रहा हो तो अलग फल मिलेंगे, चाहे सुनफा हो या अनफा हो। तो हम लोग एक एक ग्रह के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। यदि अनफा योग मंगल के द्वारा बन रहा हो तो व्यक्ति धनी तो होता ही है, साथ में व्यक्ति काफी साहसी होता है, काफी, साहसी। चाहे मंगल यहाँ हो, चाहे मंगल यहाँ हो,
जातक को साहसी बनाता है, चंद्रमा से दूसरे मंगल हो या चंद्रमा से 12वें मंगल हो, तो जातक को साहसी भी बनाते हैं और धनवान भी, साहसी और धनवान बनाते हैं। अगर यही मंगल न होकर के यदि बुधदेव हो, तो बुध अपने गुण धर्मों के आधार पर तो व्यक्ति को हर प्रकार के कार्यों को करने में विशेष ज्ञान देते हैं। या बुध को चतुर ग्रह भी कहा गया है, चालाक ग्रह भी कहा गया है। जैसे छोटा बच्चा है, अपना काम करवाने के लिए बड़े चालाकी से कितना दिमाग से क्या क्या बोल देगा आपको पता नहीं चलेगा। अगर बच्चे को कोई काम हो, सबके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, अपना काम बनाने के लिए माता पिता से छोटे छोटे बच्चे कितने चालाकी से कैसे कैसे शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं, वैसे शब्द का कल्पना कीजिएगा तो आप वयस्क हैं, हम वयस्क हैं, हम लोगों को उतना शब्द नहीं आएगा जितना छोटे बच्चे के जहन में शब्द आ जाता है ना। जी। चतुरता और चालाकी सीखनी है तो किससे सीखे व्यक्ति? छोटे बच्चों से सीखे। तो यदि बुधदेव के द्वारा अनफा या सुनफा योग बन रहा हो तो व्यक्ति को यह बहुत ज्ञानवान बनाते हैं, क्योंकि बुधदेव जो है ज्ञान के कारक भी है, बुद्धि के भी कारक है। तो बुध ज्ञानवान बनाते हैं और कोई भी काम करने में व्यक्ति को विशेष चतुरता हासिल होती है, विशेष चतुर होता है। अगर यही बुध के बाद में यदि देवगुरु बृहस्पति हो तो क्या फल हो सकता है? फल तो अच्छे ही होने हैं। तो बृहस्पति देव गुणवान बनाते हैं और लोगों से सम्मानित बनाते हैं, लोगों से गुणवान के सम्मानित बनाते हैं। यह हुआ चंद्रमा से गुरु का संबंध। अगर यही शुक्र है, अगर शुक्रदेव है चंद्रमा से दूसरे या चंद्रमा से 12वें शुक्रदेव है तो यह समृद्धिवान बनाते हैं, यानी कि धनवान तो बनाते ही, अच्छा फल तो देते ही, लेकिन समृद्धि कुछ ज्यादा ही देते हैं और सुखी जीवन देते हैं, क्योंकि सुख के कारक प्रमुख रूप से शुक्र ही है। क्योंकि भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख दो प्रकार के सुख होते हैं। भौतिक सुख देवगुरु, भौतिक सुख शुक्रदेव और आध्यात्मिक सुख गुरुदेव। अगर देवगुरु बृहस्पति हैं 12वें या दूसरे तो व्यक्ति को धार्मिक कार्यों में, पूजा पाठ करने में एक अलग की अनुभूति, सुखद अनुभूति महसूस होती है। अगर यही शुक्रदेव 12वें या दूसरे हैं तो भौतिक सुख प्राप्त करना या भोग करने में विशेष अनुभूति होती है। वही शनिदेव हो तो शनिदेव सब कामों को करने वाले हैं, शनिदेव सब कामों को करने वाले हैं, तो व्यक्ति हर प्रकार का काम कर लेता है। व्यक्ति हर प्रकार के कार्यों को करने वाला है, बहुत सा काम नया नया शुरू करेगा। शनि सेवक भी है, व्यक्ति के पास में यानी कि लोकप्रियता भी होगी और स्थिति के अनुसार हम कह सकते हैं कि नौकर चाकर इत्यादि सभी कुछ हो सकते हैं और बुरे। तो यह अलग अलग ग्रहों के अलग अलग गुणधर्म हैं, हम सबों को इस प्रकार से समझना चाहिए। अगर एक से अधिक ग्रह है, अगर 2 ग्रहों की युति है तो दोनों ग्रहों के समायोजन से मिला जुला प्रभाव देखने को मिलेगा। अब इसका शुभ फल मिलेगा, अशुभ फल मिलेगा, वह ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करती है। यह भी देखा जाए कि चंद्रमा ठीक ठाक है या जो ग्रह, जिस ग्रह के कारण योग बन रहा है वह ग्रह अच्छी स्थिति में है, बलवान है, या खराब स्थिति में है, यानी कि अपने नीच राशि में है, शत्रु राशि में है, किसी नीच ग्रह से दृष्टि वगैरह है, तो फलों में अंतर हो सकता है। केंद्रुम योग की बात करते हैं कि केंद्र, अब तो अनफा सुनफा दुरुधरा पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया।
जी गुरु जी। अब रह गया केंद्रुम दोष। यह योग अच्छा नहीं माना जाता है। जिस भी व्यक्ति के कुंडली में हो तो केंद्रुम योग का उपाय अवश्य करना चाहिए जीवन में एक बार। अगर केंद्रुम योग बनते हैं तो कम से कम 1.25 लाख। शंकर जी के मंत्रों का, शंकर जी की पूजा करते हुए, शंकर जी की पूजा करें, जल से अभिषेक करते हुए, यानी कि शंकर जी पर जल गिरता रहे, जल की धारा चलती रहे और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहे। 5 दिन में संपन्न हो जाएगा, 7 दिन में संपन्न हो जाएगा, तो करने चाहिए। तो केंद्रुम दोष का निवारण होता है, उसके फल में हानि, तो फल कम हो जाते हैं या केंद्रुम दोष के परिहार हो जाते हैं। हालांकि ग्रह योग के आधार पर भी केंद्रुम योग के परिहार शास्त्रों में बतलाए गए हैं, हम सबों को वह भी ध्यान रखना चाहिए। अब केंद्रुम योग होता क्यों है? तो जब दोनों ही तरफ कोई ग्रह नहीं होंगे, इधर भी ग्रह नहीं है, इधर भी ग्रह नहीं है, तो चंद्रमा का के दोनों आंखें नहीं है, मन की आंखें नहीं है, मन देखेगा किधर, मन भटकेगा, मन में भटकाव उत्पन्न होगा। तो किसके कारण हुआ? तो चंद्रमा को दिशा नहीं मिल रही इसके वजह से। तो इसका परिहार में जातक शास्त्रों में यह बतलाया गया है कि यदि कोई ग्रह चंद्रमा को पूर्ण दृष्टि से देखे, यदि कोई ग्रह चंद्रमा को पूर्ण दृष्टि से देते हैं, यदि कोई ग्रह चंद्रमा को पूर्ण दृष्टि से देखे तो परिहार हो जाता है। तो क्या हो जाता है? केंद्रुम दोष का परिहार हो जाता है। केंद्रुम दोष का परिहार हो जाता है। साथ में चंद्रमा के साथ कोई ग्रह हो, साथ ही चंद्रमा से के साथ में कोई ग्रह हो, तो भी परिहार हो जाता है। यह सबसे बड़ा प्रभाव इसका भी होता है। आपसे बता दें कि केंद्रीय प्रभाव भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। केंद्रीय प्रभाव भी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण प्रभाव रखता है। तो चंद्रमा से केंद्र में कोई भी ग्रह हो, यानी कि चंद्रमा से चौथे, 7वें या 10वें या चंद्रमा से युक्त कोई भी ग्रह हो, तो भी केंद्रुम योग का परिहार हो जाता है। हम सबों ने जातक शास्त्रों में यह पढ़ा है, सामान्यतः सभी पुस्तकों में एक बातें बतलाई गई है कि कुंडली में कितना भी अरिष्ट योग बन रहा हो, कुंडली में कितना भी कोई अरिष्ट योग बन रहा हो, और देवगुरु बृहस्पति यदि केंद्र में है, देवगुरु बृहस्पति यदि केंद्र में है, भले वह लग्न को नहीं देख रहे हो, अरिष्ट किसको होता है? लग्न को होता है ना। जी। तो भले ही शुभाग्रह उसे नहीं देख रहे हो, परंतु अगर केंद्र में देवगुरु बृहस्पति है तो अरिष्टों का समन हो जाता है। तो देवगुरु बृहस्पति देख तो नहीं रहे हैं, लेकिन केंद्रीय प्रभाव हो गया, उसके कारण यहाँ का अरिष्ट समाप्त हो गया। तो केंद्रीय प्रभाव ग्रहों का होता है, तो चंद्रमा से केंद्र में यदि कोई भी ग्रह होता है तो उसका केंद्रीय प्रभाव चंद्रमा पर पड़ता है। इसलिए केंद्रुम योग का परिहार हो जाता है। तो हम आशा करते हैं कि आज की इस कक्षा में अनफा शुनफा दुर्धरा एवं केंद्रुम योग के बारे में जो चर्चा की गई, आप सबों को अब केंद्रुम, अनफा शुनफा एवं दुर्धरा एवं केंद्रुम योग से संबंधित योग में किसी भी प्रकार के संशय नहीं रह गए होंगे, या यदि किसी सदस्य को कोई संशय रह गया हो तो अपनी बात रख सकते हैं, हम उस पर भी चर्चा हम कर सकते हैं। अपने ज्ञान के आलोक में हम
आपको बता सकते हैं। आगे बढ़ा जाए। जी गुरु जी, आगे बढ़िए। गुरुजी एक प्रश्न था कि हाँ। अगर ये जो योग है ये जिस घर में बनते हैं उस घर का भी प्रभाव आता है क्या इस पे? हाँ, उस घर का भी थोड़ा प्रभाव बढ़ जाता है, थोड़ा मोड़ा उस भाव से संबंधित भी देखने को मिलता है। जी धन्यवाद गुरुजी। अब हम लोग चलते हैं इसी प्रकार सूर्य से भी समझना चाहिए, इसी प्रकार सूर्य से भी समझना चाहिए। अंतर सिर्फ नाम का बतलाया गया है। बेसी बासी लेकिन शुभवासी बासी, इस प्रकार से। तो सूर्य के आगे भी और पीछे भी यदि कोई ग्रह है तो उसका भी फल इसी प्रकार का होता है। अच्छा तो होता है, लेकिन यदि शुभ ग्रह के द्वारा बनता है तो उसे शुभवासी कह दिया जाएगा चंद्रमा के द्वारा। तो अच्छा है। यह देखा जाए। अब ग्रहों की युति के बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कुंडली में दो ग्रह बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अभी का विषय वस्तु है कि सूर्य एवं चंद्रमा से सभी ग्रहों का युति फल। यदि सूर्य के साथ में कौन से ग्रह हैं तो क्या फल हो सकता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। या चंद्रमा से यदि कोई ग्रह युक्त हो तो यदि सूर्य के साथ में चंद्रमा की युति कहीं भी हो, सूर्य एवं चंद्रमा की युति हो, तो यहाँ पे चंद्रमा क्षीण हो जाता है। अच्छा फल नहीं सामान्यतः देखने को मिलता है, परंतु व्यक्ति का दिमाग बड़ा तेज चलता है। व्यक्ति का दिमाग बड़ा तेज चलता है, यानी किसी भी कार्यों को समझने की क्षमता और करने की क्षमता काफी होती है। भले अन्य प्रकार के विषय वस्तुओं में थोड़ी कमी हो, वह अलग है। यदि सूर्य और मंगल की युति होती है तो दोनों ही अग्नि तत्व के ग्रह हैं। मंगल ऊर्जावान भी है और सूर्य भी। अगर यह किसी शुभाग्रह से युक्त दृष्ट नहीं है तो यह योग सामान्यतः उतने अच्छे नहीं माने जाते। अपने अधिकार वृद्धि हेतु व्यक्ति कुछ भी कर लेता है। मंगल क्या है? रोष है। मंगल क्या है? लड़ाई है। मंगल क्या है? झगड़ा है। मंगल क्या है? साहस है। ये सभी गुण सूर्य में आ जाते हैं। सूर्य क्या है? यश है, मन है, मर्यादा है, तो उनमें ये गुण आ जाते हैं। यदि अगर सूर्य बुध की युति होती है, सूर्य बुध की युति हो जाती है, यह बड़ी उत्तम युति कही गई है। इसको बुद्धादित्य योग के नाम से भी कहा गया है। तो यह उत्तम है। यह जिस व्यक्ति के कुंडली में होता है वह बड़ा ही ज्ञानवान होता है और जैसा काम चाहता है वैसा कर लेता है, यानी कि हर प्रकार के कार्यों में निपुण हो जाता है। अगर यही सूर्य एवं गुरु की युति हो जाती है, सूर्य गुरु की युति हो जाती है, तो
यहाँ पर देखा जाए सूर्य देव क्या है, मालिक हैं, उष्ण स्वभाव के हैं, राजा हैं, अधिकार के प्रतीक हैं, और जिसको उग्र स्वभाव हो और ज्ञान काफी हो, थोड़ा अभिमानी भी बना देते हैं। ये स्वभाव को थोड़ी क्रूरता तो रहता ही है, बढ़ ही जाता है, परंतु एक कायदे की क्रूरता, एक संविधान के नियमों के आधार पर क्रूरता। बात एक एक कायदे की बोलेगा व्यक्ति, यदि माने तो ठीक है, नहीं तो वो सामने वाले से सहन नहीं होता। यानी कि नियमों के आलोक में वह टिका हुआ रहेगा और दृढ़ता से बोलेगा और उस पर कायम भी रहेगा। यानी कि ज्ञान और अभिमान दोनों का समायोजन हो जाता है। शुक्रदेव हो तो व्यक्ति को भौतिक सुख इत्यादि की प्राप्ति होती है। शनि हो से युक्त हो तो व्यक्ति किसी भी कार्यों को करके अपना जीवन चलाने वाला होता है। अगर यही चंद्रमा के साथ में, यदि चंद्रमा सूर्य की तो युति के बारे में हम लोग पढ़ लिया, अगर यही चंद्रमा के साथ में मंगल हो, चंद्रमंगल योग हो, तो यह भी धन देता है, अच्छा ही योग है। चंद्रमा के साथ में यदि बुध की युति हो जाए तो व्यक्ति थोड़ा सीलवान अधिक हो जाता है, विनयशील हो जाता है। यदि चंद्रमा एवं गुरु की युति हो जाए तो यह तो सर्वोत्तम है, मन और ज्ञान दोनों का संगम हो गया। हम ऐसे कहते हैं कुल दीपक योग भी कह सकते हैं। हालांकि जातक शास्त्रों में इसे गज केसरी योग भी बताया गया है। गज मतलब हाथी, केसरी मतलब मस्तक। कितना अच्छा शब्द है, उत्तमता का प्रतीक है ये। यदि यही चंद्रमा शुक्र से युक्त हो तो मन तो शौकीन होगा ही होगा, मन शौकीन होगा ही होगा। अगर दोनों का अंशात्मक मान अगर करीब हो तो जो बातें अभी अन्य पिछले ग्रहों पर हम लोग नहीं कर पाए, यहाँ कर लेते हैं। तो शुक्र क्या है, आभूषण है। शुक्र क्या है, सुंदरता है। सुख प्राप्त करने के लिए भोग की इच्छा की अभिलाषा इत्यादि तो होगा ही होगा। साथ में यदि व्यवसाय की बात की जाए तो जो सुंदरता के जो प्रतीक है, जैसे कि वस्त्र आभूषण इत्यादि का व्यवसाय करने वाला या नौकरी करने वाला, यदि शनि से युक्त हो, चंद्रमा एवं शनि की युति अच्छी नहीं मानी जाती। इसे विष योग कहा गया है। क्यों? तो जहां चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है, प्रकाश का मतलब कि आनंददायक प्रकाश का प्रतीक है, चांदनी का प्रतीक है, उजाला का प्रतीक है, वहीं शनि अंधकार का प्रतीक भी है। इसलिए यह विषयों का निर्माण करता है, अच्छाई फल नहीं मिलते। तो अब यहाँ पर देखा जाए, यह तो कक्षा योग फल पर ही आधारित है। हालांकि यह कक्षा किसी पुस्तक को आधार मानकर हम लोग नहीं कर रहे, वैसे ही अनुभव के आधार पर चल रहा है। आप लोग अपने अपने कुंडली में देखें कि आपका चंद्रमा कहाँ है, किस राशि में है।
गुरु जी चंद्रमा सिंह राशि में है, सेकंड भाव में। तो यदि चंद्रमा आपके चर राशि में है, यदि चंद्रमा आपके चर राशि में है, तो आप देखेंगे कि आपका स्वभाव थोड़ा चंचल होगा। आप ज्यादा देर तक घर, कोई काम ही नहीं है फिर भी आप ज्यादा देर तक अपने घर पे नहीं बैठेंगे, इधर उधर यार दोस्तों के पास में जाना आना मिलना। बाजार का कोई काम नहीं है लेकिन चलते हैं, थोड़ा सा चाय पी करके आ जाएंगे, पान खाकर आ जाएंगे। यानी कहीं जाना आना नहीं, लोगों से ज्यादा वार्तालाप करते रहना, लोगों के बीच में घूमना टहलना पसंद आता है। और अपने प्रमुख वचनों से, जिसको कहते हैं कसम, जिसको कहते हैं प्रतिज्ञा, व्यक्ति अपना कसम स्वयं लेगा और उस पर अपने से स्वयं अनुपालन भी नहीं करेगा। यानी कि अगर चर राशि में है तो चंचल प्रकृति हमेशा घूमने वाला और अपने वचनों पर अपना कायम न रहने वाला, भले ही कोई कुछ ना कहे। अगर मन में व्यक्ति संकल्प ले ले कि आज के बाद में मैं फला काम नहीं करूंगा, और कोई व्यक्ति उस कार्य को करने के लिए प्रेरित भी नहीं करता, फिर भी व्यक्ति अपनी वादों को स्वयं भूल जाता है और वह काम करने लगता है। यदि चंद्रमा चर राशि में है तो ऐसे व्यक्ति को, जिसके चंद्रमा चर राशि में होते हैं, ऐसा देखा गया है, अनुभव बातें हैं कि कोई भी काम उसे क्षणिक ही लगता है, यानी कि लंबे देरों तक उसका कोई काम नहीं होता। यानी कि वह किसी से दोस्ती भी करेगा तो सीजनल दोस्ती कर सकते हैं, जीवन भर की दोस्ती बहुत कम ही ज्यादा कदा देखने को मिलते हैं। अधिकांशतः दोस्तियां जो है वह कम ही दिनों के लिए होती है। मित्र बनते हैं, टूटते हैं, मनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं। अगर वही चंद्रमा स्थिर राशि में होता है तो आपकी दोस्ती अस्थायी होती है। एक तो जल्दी दोस्त नहीं बनाते हैं, यदि बनाते हैं तो लंबे दिनों तक जीवन पर चलाने का काम करते हैं। यदि आपने कोई संकल्प ले लिया, कोई वचन ले लिया कि अब हम यह काम ना करेंगे, तो वह आपको सदैव याद रहता है, आप उस काम को करना नहीं चाहते। यदि कोई आपको सुझाव सलाह भी देता है बार बार, तो नहीं, हम तो ये काम करते ही नहीं। जब अत्यावश्यक हो जाता है तब अपने वचनों को तोड़ते हैं, अन्यथा वचनों को नहीं तोड़ना चाहते हैं। ज्यादा घूमना फिरना मेलजोल उतना आपको अच्छा नहीं लगता। अब यदि आवश्यकता है तो ठीक है, नहीं आवश्यकता है तो आप अपने में मस्त रहने वाले आदमी हैं। आप यदि चंद्रमा चर राशि में है तो आप अस्थाई संपत्ति वृद्धि पर उतना ध्यान नहीं देते। बैंक बैलेंस है, इधर है उधर है, ठीक है। चलंत पैसा है, ठीक है, पैसे काफी तो ठीक है, ब्याज पर लगाओ, ये करो वो करो, बैंक में। यदि आपके चंद्रमा स्थिर राशि में है तो आप अस्थाई संपत्ति के वृद्धि पर विश्वास रखते हैं कि आपका अस्थाई संपत्ति कैसे बढ़ेगा। दोस्ती करना नहीं चाहते। यदि करते हैं तो निभाने की भी क्षमता आप रखते हैं। यदि नहीं निभने वाला है तो आप दोस्ती भी नहीं करते। आपका स्वभाव स्थिर होता है। अपना जो स्वयं का नियम बनाते हैं उस नियम पर आप चलने वाले भी हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने कोई गलती स्वीकार करता है तो उसे आप क्षमा भी कर देते हैं। कोई भी काम करने में आप जल्दबाजी नहीं करते, बड़े सोच समझ के करते हैं। यदि द्वितीय भाव राशि में यदि आपका चंद्रमा है तो मिला जुला प्रभाव देखने को हो सकता है। तो आज की कक्षा में हम लोग यही रखते हैं, फिर कुछ नए विषय वस्तु, कुछ नए सूत्र, कुछ नए योग पर आधारित हम लोग कल की कक्षा में चर्चा जय
करेंगे।